नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप में से हर कोई साल में एक बार हो या महीने में या फिर 7 दिन में एक बार मंदिर में ही जाते ही होंगे। पर आप जब मंदिर में जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सिर्फ पूजा ही करते हैं? कभी आपने अपने दिमाग में घुमाया है कि इस मंदिर का निर्माण किसने किया था, किस शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है? शायद कभी नहीं। तो अभी से उसको कीजिए, शुरू कर दीजिए ऐसा करना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम दक्षिण भारत के कुछ मंदिर कलाओं के बारे में जानेंगे, जिन कलाओं के माध्यम से वहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया गया था। हम मूलतः 3 कलाओं के बारे में जानेंगे: विजयनगर शैली, नायक शैली और बैसर शैली। तो पहले हम नायक शैली के बारे में जानेंगे। 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में नायक शासकों के अधीन इस शैली का विकास हुआ था, इसलिए इसे नायक शैली के नाम से जाना जाता है। इस शैली को मदुरै शैली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र मदुरै क्षेत्र के आसपास में ही पड़ता था, इसलिए इसे मदुरै शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली में हिंदू प्रभाव देखने के साथ साथ इस्लाम धर्म के प्रभाव भी देखने को मिलता है। इस शैली की कुछ विशेषताएं हैं, हम इनको जान लेते हैं। पहला, बरामदे के साथ साथ गर्भगृह के चारों ओर एक गलियारा का निर्माण किया जाता था। गलियारा यानी आप किसी मंदिर में गए हो, मंदिर मूल जो गर्भगृह है उसके चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ होता था, जिसे हम मंदिर के परिक्रमा करते थे, उसे परिक्रमण पथ भी कहा जाता है। दूसरा, छतदार प्रदक्षिणा पथ का निर्माण। छतदार प्रदक्षिणा पथ यानी मंदिर में जो मंडप होता था, हम जब मंदिर में जाते हैं तो उसका क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं, उसको ही कहा जाता है परिक्रमण पथ। तो वह छतदार होता था। बहुत सारे मंदिर है ज़्यादातर ही छत रहित होते हैं, यानी कि उसमें कोई छत नहीं होता, लेकिन इसमें पूरे मंदिर क्षेत्र को छत ढक दिया जाता था, इसलिए ये जो प्रदक्षिणा पथ होता था ये क्या होता था? छतदार होता था। छतदार प्रदक्षिणा पथों का निर्माण। तीसरा, इस काल में निर्मित मंदिर के गोपुरम दुनिया के सबसे बड़े मंदिर गोपुरम में से एक है। अगर आप उदाहरण देखोगे तो मदुरै के मीनाक्षी मंदिर। गोपुरम क्या होता है? गोपुरम होता है, आप जब किसी मंदिर में प्रवेश करते हो तो उसका जो प्रवेश द्वार होता है उसे ही गोपुरम कहा जाता है। प्रवेश द्वार कई मंदिर में कई तरह के होते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कुछ इस टाइप के होते हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसे प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसके माध्यम से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। चौथा, मंदिर के हर जगह पे बारीक नक्काशी की गई थी। बाहर हो या भीतर, दोनों तरफ ही बारीक नक्काशी से मंदिर को सजाया गया था। अगर हम इस शैली के मंदिर के उदाहरण देखेंगे तो मदुरै के मीनाक्षी मंदिर होगा। दूसरा, बैसर शैली। 7वीं शताब्दी के मध्य में इस मंदिर निर्माण शैली का विकास हुआ था। इसे बैसर शैली या फिर कर्नाटक शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इस शैली का विकास हम्पी में ही हुआ था और तत्कालीन यह कर्नाटक राज्य की राजधानी थी हम्पी, तो इसीलिए इसे कर्नाटक शैली भी कहा जाता है। और यह शैली 2 शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। यानी इस शैली में दोनों जो मंदिर निर्माण शैलियाँ हैं, नागर शैली और द्रविड़ शैली, दोनों से कुछ कुछ विशेषताएं लेके इस मंदिर निर्माण शैली का विकास किया गया है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला, इस मंदिर निर्माण शैली में विमान और मंडप को अधिक महत्व दिया गया। विमान यानी जो छत होता था, छत का जो शिखर होता था, उसे दक्षिण भारतीय मंदिर निर्माण शैली में विमान कहा जाता था। दूसरा, खुला प्रदक्षिणा पथ, यानी इस मंदिर निर्माण शैली में जो प्रदक्षिणा पथ होता था वह खुला होता था, उसमें कोई छत नहीं होता था। तीसरा, इसमें मंदिर के दीवारों के साथ साथ छत, स्तंभ और दरवाजों में भी बारीक नक्काशी की गई थी। यानी सिर्फ दीवार में भी नक्काशी नहीं किया गया था, साथ ही साथ जो स्तंभ होता था उसके साथ जो मंदिर का छत होता था उसमें भी बारीक नक्काशी की जाती थी। अगर हम उदाहरण देखेंगे तो कुछ राजवंश है जिन्होंने इस शैली में मंदिर निर्माण किया था, वह क्रमशः होयसल, राष्ट्रकूट और बादामी के चालुक्य राजाएं। तीसरा, विजयनगर शैली। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने 1335 से 1565 तक शासन किया था। उन्हीं के शासनकाल में इस शैली का विकास हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के शासक कला और वास्तुकला के महान संरक्षकों में से एक थे। उन्होंने चोल, चेर, होयसल, पांडे जैसे शैलियों को संयोजन कर एक नई शैली का इजाद किया, जिसे उन्होंने विजयनगर शैली के नाम से नाम दिया। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं की जो राजधानी थी वह हम्पी थी, जो कर्नाटक की राजधानी थी। इस शैली की कुछ विशेषताएं हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। पहला, मंदिर के दीवारों में बारीक नक्काशी की गई थी और इन नक्काशियों को ज्यामितीय पैटर्न पर आधारित किया गया था। यानी यह जो नक्काशी की गई थी संपूर्ण रूप से ज्यामितीय पैटर्न पर निर्माण किया गया था। कुछ गोलाकार वृत्त थे, कुछ त्रिभुजाकृति थे, कुछ आयताकार थे, इन्हीं के आधार पर इनका निर्माण किया गया था। दूसरा,
मंदिर का गोपुरम जो पहले अग्रभाग में होता था वो सभी दिशाओं में बनाया जाने लगा। यानी मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था वो एक तरफ होता था, अब चारों दिशाओं में बनाए जाने लगे। तीसरा, एकाश्म पाषाण प्रस्तर। चौथा, संलग्न दीवारें बड़ी थी, यानी मंदिर की जो दीवारें थी वह बड़ी थी, जिन्हें मंदिर के सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था। पांचवा, प्रत्येक मंदिर परिसर में एक से अधिक कई मंडप बनाए गए थे, लेकिन केंद्रीय मंडप को कल्याण मंडप के नाम से भी जाना जाता था। यानी इस शैली के जो मंदिर होते थे उसमें कई मंडप होते थे। साधारणतः हर शैली में एक मंडप होते थे मंदिर परिसर में, लेकिन इस शैली में बहुत सारे मंडप होते थे, लेकिन जो मुख्य मंडप होता था उसे कल्याण मंडप के नाम से जाना जाता था। इस अवधि के दौरान जो मंदिर परिसर में धर्मनिरपेक्ष भवनों का निर्माण किया गया था, जिनमें पुजारी हो या बाहर से जो आगंतुक आते थे उन्हें बसवास के लिए वो दिया जाता था। वहाँ पे वो लोग बसवास करते थे, उस रात्रि हो या कुछ दिनों तक वहीं पे बसवास करते थे, जो धर्मनिरपेक्ष होता था। यानी हर धर्म के लोग यहाँ पे आके बसवास कर सकते थे। सातवां, मंदिर परिसर को सुरक्षा के लिए चार तरफ से चारों दीवारों से घेर दिया जाता था। साधारणतः दक्षिण भारतीय मंदिर कला में बहुत सारे ऐसे कलाएं हैं जिनमें मंदिर सुरक्षा के लिए चारों तरफ से घेरा नहीं जाता था, लेकिन विजयनगर शैली में शैलियों को संयोजन कर मंदिर की सुरक्षा के लिए इस शैली का इजाद किया गया था। विजयनगर शैली के कुछ मंदिर हैं: विट्ठल स्वामी मंदिर, हम्पी का विश्वनाथ मंदिर, हम्पी का रघुनाथ मंदिर इत्यादि।